नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार चुनाव 2020 के पहले की जो सबसे प्रभावी कहानी है वो है एनडीए में सीटों का घमासान। इसके बारे में हम आपको रोज कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, लेकिन यूपीए में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट तो उधर भी है। और एनडीए में अगर बात महाकवि कालिदास तक पहुंच गई है सीटों को लेकर, तो यूपीए में सब कुछ क्या बहुत बढ़िया है? जी नहीं, कहानी वहां भी कुछ ऐसी है जिसको जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि साहब, विपक्ष में भी तनातनी का जो आलम होता है वो सत्ता पक्ष से कम नहीं होता है। हम आपको कहानी बताएंगे कि राजद कैसे कांग्रेस के साथ तालमेल के लिए परेशान है और शर्तें किसकी मानी जाएं, इस पर कांग्रेस ने अपनी लकीर खींच रखी है। वैसे दूसरी तरफ छोटे दल भी हैं, और रालोसपा की कहानी क्या है, वीआईपी की कहानी क्या है, ये तमाम ऐसे दल हैं जिनके बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बहुत पेच फंसा हुआ है। सुकेश, जरा बताइए कि आखिर कहानी कांग्रेस और राजद, ये जो पारंपरिक रूप से साथ रहते आए हैं, इनके बीच भी कुछ ऐसा है क्या जो अभी तक सध नहीं रहा है? देखिए, बिना लाग लपेट के दर्शकों को कुछ खबर बता देते हैं। पहली ही लाइन से खबर बताता हूं, जो आपने शायद नहीं देखी होगी अभी कहीं भी। 4 दिनों से आरजेडी और कांग्रेस में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। आज चौथा दिन है। आप कहेंगे बड़ा नेचुरल एलाई हैं दोनों, तो क्यों नहीं हो पा रही है? वजह यह है कि एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कांग्रेस के भी तमाम लोग थे, प्रभारी थे, जो सह प्रभारी बनाए हैं, रीजन वाइज प्रभारी बनाए हैं वो थे, आरजेडी के भी लोग थे, तेजस्वी थे। और मुझे जो जानकारी है उसमें तेजस्वी यादव ने 73 सीट्स कांग्रेस के लिए छोड़ने का मन बना लिया। 73 सीट्स पे आप लड़ेंगे। बिहार में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं, आप सबको मालूम है। 73 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस की डिमांड 80 की थी, आरजेडी ने उसको घटाकर 73 किया। और बात इस नोट पे खत्म हुई कि एक बार पापा से भी बात कर लेंगे। पापा मतलब लालू जी? जी। अच्छा। वो एक्टिव हैं, वो पॉलिटिकल फीडबैक जाता है उनको, वो फीडबैक देते भी हैं, तो शायद उनसे मिलके चर्चा करने की बात हुई होगी। अब 73 सीटें तय हो गई, लेकिन फिर बातचीत क्यों बंद है? क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि लालू यादव 73 सीटें दिए जाने से बहुत खुश नहीं है। अच्छा। वो इस टैली को नीचे लाना चाहते हैं। हाल के वर्षों में, दशकों में अगर आप देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत औसत भी नहीं, खराब रहा है बिहार में। 2015 में आपको मालूम है 41 सीटें वो लड़े थे, और ये कांग्रेस को भी मालूम है कि 41 सीटें नीतीश कुमार ने उनको दिलवाई थी। इसकी चर्चा हम सुबह कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखा हो, कि वो नीतीश कुमार ने अपने बफर की तरह इस्तेमाल किया था। जो ट्रेडिशनल एलाई आरजेडी और कांग्रेस माने जाते थे, नीतीश कुमार ने उसमें सेंध लगाई। उन्होंने कांग्रेस को अपने पाले में लिया कि अगर कम सीटें आती हैं आरजेडी से तो हमारे साथ कांग्रेस रहेगी, और शायद दोनों मिलाकर वो सीटें कहीं आरजेडी से ज्यादा होंगी, हम डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे। तो खैर, वापस आते हैं कि आखिर कितने पे बातचीत। फिर 73 कमिट करने के बाद बात का रुक जाना, ठहर जाना क्या बताता है? वो 70 पे लाने की बात है कि नहीं 70। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि ये जो काल है उसमें कोरोना काल में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री ने कहा ना, आपदा में अवसर देखना है। तो ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेटेड एक फ्रंट है जिससे हमको लड़ाई लड़नी है। आरजेडी के साथ जो पारंपरिक एक पार्टनर है वो कांग्रेस है। तो इस बार ऐसा मौका है कि आप बार्गेन कर सकते हो। तो स्टैंड स्टिल है। 70 सीटों पे क्या कांग्रेस मान जाएगी? कांग्रेस ने इधर से अभी तक कोई फीडबैक दिया नहीं है। बैक चैनल बातचीत हो रही होगी, लेकिन 4 दिन से अगर ऐसे देखें औपचारिक तौर पे, कोई बातचीत कांग्रेस और आरजेडी में नहीं हुई है अभी की खबर। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बातचीत
हो रखी है और बातचीत कुछ इस तरह से हुई है कि 170 सीटें आरजेडी लड़ेगी और 73 सीटें कांग्रेस को दिया जाएगा। अब इस 73 सीट में आखिरकार क्या अकेले कांग्रेस है या उसके साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है या फिर उसके साथ वीआईपी भी है, क्योंकि ये दो दल हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि इस कौतूहल को अभी बीच में ही दूर कर देता हूं। यूपीए खेमे में ये 73 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के लिए, एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी। जो बातचीत में तय हुआ, मुझे जो जानकारी है कि 73 सीटें कांग्रेस को, 170 सीटें बचती हैं। आपको मालूम है और हम लोगों ने ये चर्चा की है कि शायद वीआईपी, आरएलएसपी, इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट तेजस्वी यादव का नहीं रहा है। शायद पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन देखते हुए, उनके वोट परसेंटेज को देखते हुए, उनके वोट के ट्रांसफर कराने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन पे अब शक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये शुद्ध रूप से कांग्रेस को मिल रहा है। अब कांग्रेस का जो गणित है वो तो बड़ा बेहतर हो गया। मान लीजिए कि उन्हें 73 नहीं 70 भी मिल जाती हैं फाइनली, तो भी पिछली दफा जितनी सीटें मिली थी उससे तो बहुत आगे निकल आए। 41 से अब वो 70 सीटें या 73 सीटें अगर लड़ते हैं तो उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त इजाफा हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या है, आखिर क्या सब जगह कमजोर हो रही है कांग्रेस और बिहार में मजबूत हो रही है? नहीं, कुछ गठबंधन की जो राजनीति है उसके तहत कुछ फैसले लेने होते हैं, और जब आपने आरएलएसपी और वीआईपी का प्रदर्शन देख लिया तो ऐसा लगा कि जो ट्रेडिशनल एलाई है, जिनके कुछ वोट हैं अभी भी, वो 4% हो, वो 5% हो, उनके साथ जाना चाहिए। कांग्रेस को भी लगता है कि जो विपक्ष है वो आरजेडी और कांग्रेस का ही बनता है, आरजेडी बिना कांग्रेस के नहीं जा सकती है। कांग्रेस अगर अपने दम पे चुनाव लड़े तब भी उसकी दुर्गति होनी है, लेकिन कुछ वोट जो उसका पारंपरिक वोट होगा वो वोट काट लेगी। तो आरजेडी भी 101 सीटों पे लड़ी थी पिछली बार संजीव। उसके प्रदर्शन में भी अगर सीटों के लड़ने को प्रदर्शन कहते हैं तो करीब 170 सीटें वो आरजेडी के पास अब भी हैं। अंदर खाने से जो खबर है कि वो 150 के आसपास लड़ना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने ये तय कर लिया है? अब ये सवाल आता है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि छोटे दलों का क्या है। नहीं, उसके पहले वामपंथियों का क्या है? हाँ, देखिए, वामपंथी दल भी तो आखिरकार इस बार साथ में है। आरजेडी के तीनों वामपंथी दल, ऐसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस बार साथ में है। तो उस 170 में माने कि वामपंथी दलों को सीटें आरजेडी की तरफ से मिलेंगी। हाँ, मतलब 73 हटा लीजिए, 170 बचता है। अगर 73 पे कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पूरा हो, अगर कांग्रेस को 73 कहा गया हो, 73 दिया जाता है तो 170 बचती हैं। हाँ। 170 में वामपंथियों को भी मिलेंगी, और बाकी जो आरएलएसपी हैं, वीआईपी हैं, अगर वो उनके फोल्ड में होते हैं, जो कि अभी तक हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव का विश्वास, लालू यादव का विश्वास, जो उनका ट्रेडिशनल वोट है, उन्हें लगता है कि उनके साथ रहने से सिंबॉलिक फायदा तो है, वोटों में फायदा नहीं। लेकिन जो सीपीआई एमएल है वो पहली दफा आरजेडी के साथ जाएगी और सीपीआई एमएल के 3 सिटिंग विधायक हैं। तो ऐसे में आरजेडी कितना उनके लिए सीटें छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि भैया हमें सीपीआई और सीपीएम को आप कितना दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सीपीआई में एक प्रभावशाली नेता है कन्हैया कुमार, जिनके अपने अपील का इस्तेमाल आरजेडी करना चाहती है, भले ही वो मंच पर साथ न दिखना चाहे, लेकिन एक मजबूत नेता जो कि सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी मौजूदगी का एहसास लोगों को है और जाहिर है कि उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो सीपीआई को कितना मिलेगा और सीपीएम को कितना मिलेगा? क्या ये 170 के भीतर का ही मसला है? देखिए, सवाल यह है कि दो दल, उस गठबंधन में जो 2 दल हैं, प्रमुख दल, वो कांग्रेस और आरजेडी हैं। इनमें जब एक समझौता हो जाए उसके बाद वो दूसरे टेबल पे बैठेंगे कि आपको कितनी सीटें चाहिए। मैंने पहले भी एक आध बार आपके साथ बातचीत में कहा है कि उनके जो कुछ ट्रेडिशनल पॉकेट्स हैं, जहां उनके नेता लड़ते रहे हैं, जहां से विधायक आते रहे हैं, उन पॉकेट्स में आरजेडी को लगता है कि उनके लिए सीटें छोड़ देनी चाहिए। वो कोई बड़ा चंक होगा ऐसा नहीं है, ऐसा आरजेडी को लगता है। अगर वो उसके बाद तैयार होते हैं कि नहीं हम हर जगह अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा हुआ नहीं है लेफ्ट
सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपने पॉकेट्स में ही वो चुनाव लड़ती है, क्योंकि उसका एक विश्वास है कि हमें वो ग्राउंड खोना नहीं है। एक बार कांग्रेस के साथ वो गठबंधन पे मुहर लग जाए कि हां कांग्रेस को इतनी सीटें देनी है, उसके बाद मुझे लगता है कि जो ऐसे दल हैं जिनको पॉकेट्स में एकोमोडेट करना है, उस पर विस्तार रूप से चर्चा होगी। एलिमेंट्री चर्चाएं हुई हैं, लेकिन विस्तार रूप से चर्चा मुझे लगता है कि इन दोनों के गठबंधन के बाद उस पर तो संभव है कि आरजेडी अपनी तरफ से वामपंथी दलों को दे। हो सकता है कि कोई वामपंथी दल ऐसा भी हो जो कि कांग्रेस के साथ पाए, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन तो रहा है बंगाल में। तो इस बारे में कहीं सीन अभी थोड़ा सा ल्यूसिड है, लेकिन ये फ्लूइड है, लेकिन ये है कि 170 सीटें अगर आरजेडी के पास आती हैं और दिलाया गया तो 150 सीटों के आसपास तो आरजेडी इस बार लड़ रही है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। ऐसा एक जो आरजेडी में जो एम्बियंस आता है वो ऐसा है कि 150 के आसपास उनको सीटें वो लड़ना चाहते हैं, वो अपने दम पे मजबूती से लड़ना चाहते हैं। संजीव, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो दूसरे दलों को सीट दें और दूसरे दल अपने उम्मीदवार ढूंढें, इससे बेहतर वो समझते हैं कि हम अपने दम पे लड़ेंगे, हमारा अपना उम्मीदवार लड़ेगा, और हम अगर वहां मेहनत कर दें, हम अगर वहां थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें कि हम जो हमारी छवि बनाई गई है कि हम मुस्लिम यादव पार्टी हैं, एमओआई कॉम्बिनेशन वाली पार्टी है, जो अब दशकों से चला आ रहा है आरजेडी के साथ, जब से वो सत्ता में आई तब से उसको ऐसे ब्रांड किया गया है, उस ब्रांड को भी वो तोड़ना चाहते हैं। वो हर जाति को, समुदाय को जोड़कर एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं जिसमें हर जाति का, हर धर्म का वोट उनके साथ हो। तो मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है, और इसीलिए छोटे दल बहुत निराश होने वाले हैं इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत उनको दोनों ही जो गठबंधन है जो मैदान में होंगे बिहार में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो यूपीए हो, दोनों ही गठबंधनों को देखा जाए तो छोटे दलों के लिए बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, स्पेस नहीं है। अब देखिए, बिहार की राजनीति भी कमाल की है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा सेक्युलर खेमा है जिसे कहा जाता है, और एक तरफ वो हैं जो राइट विंग विचारधारा के लोग माने जाते हैं, या फिर कहें कि उसमें जेडीयू भी अपने आप को फिट कर लेती है। पर कुछ दल ऐसे हैं जो दोनों तरफ फिट होते हैं समय के अनुसार, जब जैसा तब तैसा। और ये दल, छोटे छोटे दल जो किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के आसपास बनाए जाते हैं, वो मौका लगा तो यूपीए में भी, मौका लगा तो एनडीए में भी। लेकिन जैसा कि सुकेश इस बार कह रहे हैं, दोनों का दोनों खेमा कह रहा है कि साहब आपकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे में देखिए, केंद्र में मंत्री रहे हैं रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, या फिर मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, जो कहते नजर आ रहे हैं कि हमें एक भी सीट नहीं मिली तो भी हम नीतीश जी के साथ हैं, या फिर यूं कह लें कि वो जो वीआईपी पार्टी है, सन ऑफ मलाह। अब ये सब लोग जो हैं, क्या इतने गैर प्रासंगिक हो चुके बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति साबित कर दिया इन्हें क्या कि आपकी जरूरत किसी को नहीं है? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तो अलग पार्टी बनाई जाती है, क्या एमएलए बनने के लिए भी अलग पार्टी बनाया है इन लोगों ने, और वो भी नहीं मिल रहा। देखिए, ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ना संजीव, ये हर जगह है, ये हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स में भी है, परफॉर्म और पेरिश। तो जिन दलों की बात आप कर रहे हैं, आप आरएलएसपी की बात कर रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो सांसद भी रहे, वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं एक जमाने में, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, पद पे तो बहुत रहे हैं, लेकिन जो वोट ट्रांसफर कराने की, देखिए वहां उनकी एक छवि बनी कि वो एक कोयरी समाज से आते हैं और 6% के आसपास कोयरी वोटर है और उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो भी बार्गेनिंग थी उनकी, वो इस बिना पे थी कि एक पर्टिकुलर समुदाय के नेता के तौर पे वो उभरे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और फिर उन्होंने नर्चर किया कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को। लेकिन पिछली बार 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से हार गए, और दोनों जगह उन्होंने छांट के खुद के लिए निकाली थी कि ये हमारे लिए सेफ हो सकती है। 2015 में जब वो एनडीए के साथ लड़े थे, तो वैसी सीटें जो कोयरी बाहुल्य सीटें थीं, या वैसी सीटें जिन पे उनका वोट मैटर करता था, वो ट्रांसफर कराते तो शायद एनडीए का फायदा होता। लेकिन वो लव कुश का जो फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार के साथ गया, और नीतीश कुमार ने यह बताया कि उनका एक छत्रराज उस वोट बैंक पे है, उसमें कोई
पेनिट्रेशन नहीं हुआ है अब तक। तो जब तक आप साबित नहीं करेंगे तो राजनीति में बहुत लंबा नहीं दौड़ सकते। जिन सन ऑफ मल्लाह की चर्चा आप कर रहे हैं, सीटें तो ले ली उन्होंने, बहुत लड़ भी ली पिछली बार, पिछली दफा लड़ी थी, लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। तो परफॉर्म और पेरिश। तो जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओ कि आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन होने लगे कि आपका प्रदर्शन पिछले चुनाव में कैसा रहा है और उस मूल्यांकन के आधार पे आपको सीटें तय की जाएंगी, तो उसमें फिर दिक्कत होती है। हमने पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव शायद रघुवंश बाबू के फॉर्मूले पे आ गए हैं, जो वो कभी रामविलास पासवान के लिए कहा करते थे कि पहले अपना पहलवान दिखाइए फिर टिकट ले जाइए। तो पहलवान दिखाना पड़ेगा कि कौन लड़ेगा भाई, कैसे आपका क्लेम बनता है, आप ये बताइए। तो इसलिए इन दलों के साथ इस बार दिक्कत है। इस बार जो मनमाने तरीके से सीटें मिलती थी, जो एनडीए ने भी बहुत सारी सीटें दे दी थी, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद और फिर लोकसभा में आरजेडी के साथ, यूपीए के साथ प्रदर्शन के बाद उस पर एक गंभीर सवाल उठा है। उसके बाद स्थितियां मुश्किल है। देखिए, ये कहानी है इस बार की, बहुत लंबी लंबी लकीरें खींच दी जा रही हैं और उसमें कहाँ ये छोटे दल खड़े रह पाते हैं ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि इन सब झंझावातों में कांग्रेस की अल्टीमेट विनर होती है कि वो 70 से 70 सीटें लेकर निकल जाए, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर तो है, लेकिन नीतीश जी ने वो दिलवाई थी और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष को अपनी तरफ मिला भी लिया था। तो ऐसे में इस बार कितना कुछ हो पाएगा, देखने वाली बात यह होगी। छोटे दलों का भविष्य इस बार बड़ा खराब है, ये तो हम आपको जाते जाते बता ही सकते हैं। और जाते जाते एक और बात कहनी है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमें पता है कि आप हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर हमें लाइक, सब्सक्राइब ये ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके उत्साह बढ़ाने से हमारा उत्साह जब बढ़ेगा तो और भी अच्छी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।